नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम बायोलॉजी क्लास 11th नीट चैप्टर 20 गमन एवं संचलन वॉल्यूम फर्स्ट पर ये टॉपिक आज का हमारा है, इसको हम क्लियर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जाना होगा आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जाकर आप इन सभी की लिंक दी गई हैं, उन लिंकों को क्लिक कर आप पहुँच सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, और कहें इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आज का हम जो लेक्चर है, हमारा वंडरफुल लेक्चर, शुरुआत करने से पहले हम आपको ये डिटेल बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम आपकी पूरी वीडियो नहीं चला पा रहे हैं या फिर हम आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें ये सुबह शुरू में बताना आवश्यक होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। चलिए, अब हमको सबसे पहले इसमें देखना है कि गति के प्रकार या गति एवं संचलन ही आज हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको जो देखना है वो ये है कि गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं या गति कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन, इसको बोलेंगे टाइप ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। चलिए, अब हम देखते हैं गति के क्या क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमको देखना है मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं। अब मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं वह 3 प्रकार की गति को दर्शाती हैं। अब वह गति कौन कौन सी होती है पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, यथा अमीवीय, पक्षमावीय और पेशीय। यथा अमीवीय गति होगी, पक्षमावीय गति होगी और पेशीय गति। इन गतियों को यह दर्शाते हैं, इनको हमको देखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे इसमें क्या हैगा, आगे इसमें क्या हैगा। चलिए, अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हम क्या देखते हैं कि हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षाणु, हमारे शरीर की ही कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षाणु और श्वेताणु। महाभक्षाणु जो भक्षण करती हैं, श्वेताणु श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, रुधिर में अमीवीय गति को प्रदर्शित करती हैं। अमीवीय गति को करती हैं यानी इसमें गति के लिए पक्षमाभ होते हैं, उस गति को ये क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा या कुकूटपाद, इसमें कूटपाद बनाकर की जाती है। इसमें क्या करती हैं, वो कूटपाद से ऐसे 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 संचलन करती जाती हैं। ये क्या होती है, कूटपाद की अमीवीय गति होती है। ठीक है, अब आता है कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतुक भी अमीवीय गति में ही सहयोगी होती हैं। अब हमारे जो अधिकांश नलिकाकार अंगों में पक्षमाभ उपभित्ति में अस्तित्व होती है, इसमें पक्षमाभ भी पाए जाती हैं, इसलिए यह पक्षमाभी गति को प्रदर्शित करती हैं। तो ये नलिकाकार अंगों में कौन सी गति पाई जाती है भाई, नलिकाकार जो अंग होती है उसमें पक्षमाभी गति पाई जाती है, उसमें गति जो होती है वह पक्षमाभी गति पाई जाती है नलिकाकार अंगों में। ठीक है, अब आता है श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वयित गति में वायुमंडलीय वायु साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब या परिवहन पक्षमाभ गति द्वारा होता है। इनमें डिंब या फिर परिवहन जो होता है वो किस द्वारा होता है, पक्षमाभों द्वारा। जो पक्षमाभी गति होती है उसी के द्वारा ये सब संपन्न होता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। हमारे पादों, जड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। इन सभी की गति होगी तो उसके लिए जो गति आवश्यक होगी वह कौन सी गति होगी, वह होगी
पेशीय गति। इसमें कौन सी गति आवश्यक होगी भाई? इसमें गति जो आवश्यक होगी वह होगी पेशीय गति। चलन और अन्य प्रकार की गतियों में भी होता है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिकीय तंत्र की जो पूर्ण समन्वयित क्रिया आवश्यक होती हैं। इस अध्याय में आप पेशीय प्रकार की और उसकी जो संरचना, उसके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। इसको सबको हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तो आगे क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं पेशी क्या होती हैं। पेशी के बारे में अब हमको पढ़ के रखना है, यानी पेशी क्या है, पेशी के बारे में अब हमें पढ़ के रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे पेशी के बारे में। तो देखो, पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है। अब जो पेशी होती हैं एक विशेष प्रकार का ऊतक हैं। पेशी क्या है? एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति जन स्तर, हाँ इसको याद रखना है, अध मध्य जन स्तर, यानी जी मध्य भाग से इसका निर्माण होता है। अध मध्य जन स्तर से इसका निर्माण होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50 जो प्रतिशत हिस्सा होता है वह पेशी ही होती हैं। जो 40 से 50% हिस्सा मनुष्य शरीर का जो होता है वह क्या होती हैं? पेशी ही होती हैं, वह पेशी होती हैं, ठीक है। इसके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनशीलता। ये सभी किससे आती है? उत्तेजनशीलता शरीर में जो आती है वो पेशी के कारण आती है। किससे आती है? उत्तेजनशीलता पेशी से आती है। संकुचनशीलता पेशी से आती है, इस पेशी में होती है संकुचनशीलता। प्रसार्य यानी कि वृद्धि, प्रसार करना, ये सब किस में होता है? पेशी में। प्रत्यावस्था किस में होती है? पेशी में। तो पेशियों के भिन्न भिन्न आधारों का वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थापन, रंग, रूप और उनकी क्रिया के नियमन पद्धति। अब आता है स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशिका जो होती है वो पाई जाती है। पहली जो होती है वो होती है कंकाल, और फिर होती है अंतरंग, और फिर होती है हृदय। यह 3 प्रकार की जो पेशियां होती हैं वह पाई जाती हैं। पहली कंकाल पेशी होती है जिसमें हमारा पूरा ढांचा कंकाल तंत्र बना होता है। फिर अंतरंग जो शरीर के अंदर वाली होती हैं, और हृदय कोशियाँ ये होती हैं हृदय के अंदर की हृदय कोशियाँ होती हैं, जो पेशियां होती हैं, ठीक है। अब आता है कंकाल पेशियों का। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? वर्णन करेंगे कंकाल पेशियों का। सबसे पहले किसका वर्णन करेंगे हम? सबसे पहले वर्णन करेंगे हम कंकाल पेशियों का। अब कंकाल पेशियों में क्या है वो देखेंगे। देखिए, कंकाल पेशियां जो हैं वो शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनकी धारियां दिखाई देती हैं, इनमें धारियां दिखाई देती हैं, अतः इन्हें रैखिक पेशियां कहते हैं। कौन सी पेशियां कहते हैं? इन्हें रैखिक पेशियां कहते हैं। जो कंकाल पेशियां होती हैं उन्हें रैखिक पेशियां भी कहते हैं, चूँकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है। अब तंत्रिका तंत्र द्वारा इनका कैसा नियंत्रण होता है? इनका होता है ऐच्छिक नियंत्रण, यानी इच्छा शक्ति अपनी जो होती है शरीर की, उनको प्रसार जो भी कुछ करना है वो अपने ऐच्छिक नियंत्रण में कार्य करती हैं, ठीक है। अतः ये ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं। चलने के लिए और शारीरिक मुद्रा बदलने के लिए इन पेशियों का उपयोग किया जाता है। शारीरिक मुद्रा बदलने के कारण आएंगी और चलन क्रिया में भी ये सहायक होंगी। अब आता अंतरंग पेशियां, शरीर के खोखले अंतरंग अंग जैसे आहार नाल। अब जो आहार नाल की जो भी पेशियां होंगी वह इसी प्रकार की पेशियां होंगी। कैसी? अंतरंग, ठीक है। अंतरंग पेशियां होंगी। जनन मार्ग की जो भी पेशियां होंगी वह कैसी होंगी? अंतरंग पेशियां होंगी, अंतरंग पेशियां होंगी, ठीक है। अब आ जाता है भीतर की ओर स्थित होती हैं। ये आरेखित और चिकनी दिखाई देती हैं। ये आरेखित होती हैं और चिकनी दिखाई देती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां या आरेखित पेशियां कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती। इनकी क्रिया जो है वो ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती। ये अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होती। इच्छा शक्ति से आप इनका यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती हैं। ये इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करती हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां कहा जाती है। यह पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन या परिवहन के में सहायता करती हैं। वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। कौन सी पेशियां होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इसे याद रखें। जो जनन मार्ग की युग्मक का स्थानांतरण करने वाली पेशियां और भोजन पाचन में भोजन के पाचन में सहायक जो भी पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक
पेशियाँ होती हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो क्या आएगा कि जैसा कि नाम से विदित है कि हृदय पेशियाँ, तो ये हृदय की पेशियाँ होती हैं। कई हृदय पेशियाँ कोशिका हृदय पेशियों के गठन के लिए शाश्वत रचनाओं में एकत्रित होती है। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियाँ रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं। कोशिका कैसी होती है? अनैच्छिक। इन पर भी मनुष्य की कोई इच्छा शक्ति नहीं चलती, यह भी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। जो तंत्रिका तंत्र है इनकी क्रियाओं को सीधे तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता। ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। अब कंकाल पेशियों की जो संरचना है वो संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक जो संगठित कंकाल पेशियाँ हैं वो पेशी बंडलों या फिर कूपिकाओं की बनी होती हैं। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे जो बिंदु है ये है कूपिका, ये कूपिकाएं हैं। इन कूपिकाओं की बनी होती हैं या फिर इन्हें हम कहेंगे संकुचित जो बिंदु होती है उनकी बनी होती हैं। संयुक्त रूप से जो कॉलेज यानी संयोजी ऊतक स्तर के घिरे रहती हैं उन्हें संघट्य या संपट्य उसे संपट्य कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी जो रेशे होते हैं, इसमें जो आप जो रेशे दिखाई दे रहे हैं ये कई पेशी रेशे होती हैं। क्या होती हैं? कई पेशीय रेशे होती हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित रहता है। मतलब प्रत्येक जो रेशा होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित रहता है। मतलब उसमें उसके ऊपर जो झिल्ली होती है वो किसकी होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, उसके ऊपर की जो झिल्ली होती है उसे वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब हम ये पूरी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसे सार्कोप्लाज्मा हम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सार्कोप्लाज्मा उसे हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेशीय द्रव से कई केंद्रक होती हैं। अंतःद्रव जालिका अर्थात पेशीय रेशों का जो पेशी द्रव जालिका या साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, कैल्शियम आयनों का भंडारण गृह होता है जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और पेशीय रेशा एक विशिष्ट पेशी द्रव के समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं को उपस्थित हैं, जैसे पेशीय तंतु या मायोफिलामेंट या पेशी तंतु या फाइब्रिल कहते हैं। प्रत्येक जो पेशी तंतु में क्रमवार गहरे व हल्के पट्टे बैंड जो मतलब एक हल्का होता है और एक गहरा बैंड दिखाई देता है। अब उन गहरे और हल्के बैंडों के हिसाब से उसे हम पेशी रेशक में विस्तृत अध्ययन में स्थापित करते हैं। ठीक है, अब जो गहरे व इनका रेखित रूप से दो प्रमुख प्रोटीन होती हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं भाई? इसमें जो प्रोटीन होती हैं वो होती हैं एक्टिन और मायोसिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं। आप इस लाइन को अंडरलाइन करके रखें तो अच्छा होगा। अब एक्टिन और मायोसिन में विशेष प्रकार का वितरण के कारण है। इसमें जो हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, इसके जो हल्के बैंड होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए। अब यहाँ से जो शुरुआत हो रहा है, आप यहाँ से आप इसको ऐसा कर लीजिए। यहाँ के बाद का जो भी ये पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके लिए। चलिए, इसमें क्या आएगा? देखो, एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण इसमें हल्के बैंडों को एक्टिन कहती हैं। जो भी इसमें जो हल्के वाले बैंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एक्टिन। हल्के बैंडों को क्या बोलेंगे? एक्टिन बोलेंगे। और जो बड़े बैंड होंगे उन्हें या गहरे रंग के उन्हें बोलेंगे मायोसिन। लेकिन अभी हम एक्टिन पर बात कर रहे हैं, तो एक्टिन बोलेंगे उसे किसको? हल्के बैंडों को। अब जिसे हम आई बैंड या फिर समदैशिक बैंड कहते हैं। जो हल्के बैंड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिन कहते हैं। जिसमें एक्टिन होता है उसे हम आई बैंड कहती हैं या समदैशिक बैंड कहते हैं। इसको याद रखिए आप। जब गहरे बैंडों को ए बैंड या फिर विषमदैशिक बैंड कहती हैं, और जो जिसमें मायोसिन पाया जाता है, जो गहरे बैंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विषमदैशिक बैंड या फिर ए बैंड। अब जो समदैशिक बैंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आई बैंड। ठीक है, और विषमदैशिक को कहते हैं ए बैंड। इनको याद रखिए, जैसे मायोसिन होता है। ठीक है, अब प्रोटीन दोनों प्रोटीन क्षणनुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशीय रेशा की अनुदैर्ध्य अक्ष की समांतर व्यवस्थित होती हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं। अब जो एक्टिन तंतु होते हैं वह मायोसिन तंतुओं की तुलना में कैसे होते हैं? बहुत पतले होते हैं।
बहुत पतले होते हैं और अतः इन्हें क्रमशः पतले तथा मोटे तंतु कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक जो आयु बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने पर एक प्रत्यास्थ रेखा प्राप्त होती है। किसको? आयु बैंड को। आयु बैंड को दो भागों में विभाजित करने पर एक प्रत्यास्थ रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम जेड रेखा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, जेड रेखा किसे कहते हैं, आई बैंड किसे कहते हैं, ए बैंड किसे कहते हैं, और एक्टिन व मायोसिन किस किस बैंड में कौन कौन सा पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आ जाता है एक पतली रेशेदार झिल्ली में जो, अब इसमें क्या होता है कि जिसे क्या कहते हैं हम, जिसमें मतलब जो आई बैंड है उसे दो भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा होती है, जिसे हम जेड रेखा कहते हैं। ठीक है, पतले तंतु जेड रेखा की दृश्यता से जुड़े होते हैं और जो पतले तंतु होते हैं वो जेड रेखा की दृश्यता से जुड़े होते हैं। अब आ जाता है ए बैंड के जो मोटे तंतु या ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली से, जिसे एम रेखा कहते हैं, इसमें भी बीच में एक पतली रेशेदार झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम रेखा कहते हैं, दोबारा जुड़े होती हैं। पेशीय रेखाओं की पूरी लंबाई ए और टी बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसे अनुक्रम जेड रेखा के बीच में पेशी रेशक का भाग संकुचनकार इकाइयों। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया है, वही इम्पोर्टेंट था, इसमें और ज़्यादा कुछ विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब चलेंगे आगे। तो इतना ही था आज का ये लेक्चर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ लिखा है सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आकाश लेक्चर यहाँ पर लिखा है आकाश लेक्चर, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर सर्च बार जाकर इसे टाइप कीजिए। वहाँ जाकर टाइप करने के बाद इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और घंटी को बजाना ना भूलिए, जिससे आप हमारे प्रत्येक सेशन को, प्रत्येक अपडेट को देख सकते हैं। और पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। अब आकर के मिलेंगे इसके अगले नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।